अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपने इस सफ़र में हम कसीरुल इंतखाबी सवालात की जानिब रवा दवा हैं और अपनी पिछली क्लास में हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात में से सवाल नंबर 4 से लेके सवाल नंबर 7 तक हल करना सीख लिए थे। आज मज़ीद जो बकिया 4 कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं उसको सीखेंगे, उसको हल करना जानेंगे और इस सफ़र को ख़त्म करते हुए अगली मंजिल की जानिब बढ़ेंगे जिसका नाम है सवालात का इयादा। इस हिस्से के पहले सवाल को आज हल करना सीखेंगे। तो चलें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के सफ़र का आगाज़ करेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात में से सवाल नंबर 8 से। सवाल नंबर 8 में हमसे पूछ ये रहा है कि एक 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अलिफ ऑप्शन है 0.5 वोल्ट, बे जुज़ है 2 वोल्ट, जीम जुज़ है 5 वोल्ट और दाल जुज़ है 10 वोल्ट। अब चूंकि ये नंबर्स के अंदर हमें इंतखाबात दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कसीरुल इंतखाबी सवाल कम है बल्कि हिसाबी सवाल है, यानी कि हम इसको किसी ना किसी फार्मूले की मदद से हल करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको फार्मूला समझा दूं, क्यों ना मैं आपको इसके पीछे छुपा तसव्वुर बता दूं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऐसी जगह है कि इस जगह पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक ऐसी जगह है कि जिस पे एक अदद नेगेटिव पोटेंशियल है। सवाल में हमसे कहा जा रहा है एक 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह पे कहीं पे पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा ऊपर की जानिब लेके जाऊं, लेकिन चूंकि ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल से दफा होगा, तो फिर इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये 5 जूल का वर्क करूंगा तो 5 जूल का वर्क जब मैं करूंगा इस 10 कूलम के चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब दो मकामात का कितना रह जाएगा, मुझे ये मालूम करना है। अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल का जो फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था V बराबर है W/Q, कि मुझे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया था। अब हमें चूंकि V मालूम करना है, W हमारे पास है, Q भी हमारे पास है, तो चलें कीमतें दर्ज कर दें। V किसके बराबर आ जाएगा जी? W है 5 जूल, तो ये बात जाएगा 5/Q। चार्ज कितना है जी? 10 कूलम, तो 5/10। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 1/2। 1/2 को आप जानते हैं अगर कैलकुलेटर से हल किया जाए तो जवाब आएगा 0.5। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो हमने निकाल लिया 0.5 वोल्ट। तो चलें देखते हैं इंतखाबात में कौन सा 0.5 वोल्ट वाला जवाब है। अलिफ, अलिफ में कहा है 0.5, बे में कहा 2 तो नहीं निकला, 5 नहीं, 10 नहीं, तो सही इंतखाब कौन सा लिया जाएगा जी? हमारे पास ये 0.5 वोल्ट वाला जवाब बिल्कुल ठीक तस्वुर किया जाएगा। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि दो छोटे चार्ज्ड स्फीयर्स को 2 मिलीमीटर के फासले पर रखा गया है। मुंदरजा झैल में से किस इंतखाब के लिए सबसे ज्यादा कशिश की फोर्स होगी? अब इस इबारत में जो हमने कीवर्ड तलाश करना है या जो सबसे अहम लफ्ज़ है वो है कशिश की फोर्स, यानी कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं, ये एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों के मुताबिक अगर मुखालिफ किस्म के चार्जेस हैं तो वो ही एक दूसरे को कशिश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों स्फीयर्स के ऊपर चार्ज जो होगा
अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, या एक पे नेगेटिव है तो दूसरे पे पॉजिटिव होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए पे भी पॉजिटिव चार्ज, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से वो एक दूसरे को कशिश करेंगे। अब ये जितने भी इंतखाबात हमें दिए गए हैं, इसमें हमारे पास नंबर्स हैं। अब नंबर्स को हल करेंगे फार्मूला लगा लगा के, तो बजाय फार्मूला लगा के हम अपना काम इतना ज़्यादा बढ़ा दें, क्यों ना हम एक ऐसा तरीका ईजाद करें, एक ऐसा तरीका सोच लें कि हम सिर्फ इंतखाबात देखें, इंतखाबात पे अपने तसव्वुरात का इतलाक करें कि क्या इन चार्जेस पे फोर्स जो लग रही है ये कशिश की लग रही है या दफ़ा की फोर्स लग रही है। तो उससे हम अपने जवाब तक पहुंचने में आसानी के साथ कामयाब हो जाएंगे। तो चलें हम पहला जुज देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि दो चार्जेस हैं और उसमें से पहले चार्ज की जो कीमत है वो जमा 1 कूलम है, जमा 1 क्यू है, और जो दूसरा चार्ज है वो जमा 4 का है। अब देखें दोनों पे जो साइन है, इलामत है, वो जमा की है। अब जमा का मतलब है कि दोनों चार्जेस एक जैसे हैं और दोनों चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, दफा करेंगे। तो हमें तो पूछा गया है कशिश की फोर्स बतानी है आपने, तो कशिश की फोर्स कैसे लग सकती है एक जैसे चार्जेस पे। तो ये वाला जो जुज है ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बढ़ते हैं बी की तरफ। अब हमारे पास है माइनस और इधर भी माइनस, दोबारा से एक जैसे चार्जेस आ गए। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करेंगे, हमें चाहिए कशिश की फोर्स। लें जी, ये जुज भी गलत हो गया। जीम पे चलते हैं, दोबारा से जमा और जमा, इसका मतलब है कि जीम में भी दफा की फोर्स लग रही होगी। ये भी गलत तस्वुर किया जाएगा, सिर्फ एक इंतखाब बाकी रह गया है तो यकीनन वही ठीक होगा। लेकिन चलें देख लेते हैं। इस पहले चार्ज पे जो साइन है वो है जमा का, दूसरे पे है मनफी का। दोनों चार्जेस मुखालिफ हैं और मुखालिफ चार्जेस हमेशा एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है जुज दाल के अंदर। तो इस जुज दाल को हम ठीक तस्वुर कर लेंगे। तो देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ हमने ये तरीका अपनाया, बजाय इसके कि हम हर एक पे फार्मूला लगाते, फार्मूला लगाने के बाद हम कीमतें निकालते, उन कीमतों को फिर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते, उससे फिर हम आंसर निकालते, तो ये काम बहुत लंबा हो जाता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको दो इंतखाब ऐसे दिए गए हैं कि जिनमें चार्जेस मुखालिफ हैं, तो फिर यकीनी तौर पे आपको फार्मूला लगा के जवाब निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तो सारे ऐसे हों कि 3 ऑप्शंस ऐसे हों, 3 इंतखाबात ऐसे हों कि जिनमें एक जैसे चार्जेस हैं और चौथा ऐसा हो कि जिनमें मुखालिफ चार्जेस हैं, तो फिर तो हम डेफिनेटली यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि इस पे ही सिर्फ कशिश की फोर्स लगेगी, बाकी सब पे दफा की फोर्स लग रही होगी। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे को अबूर कर सकती हैं, एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती। ज्यादा फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं और कम फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं। अब इस सवाल का जवाब भी आपको तसव्वुरात का इतलाक करके देना होगा। हम जानते हैं कि फर्ज करें कि एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज है मेरे पास नेगेटिव। हमने अपने लेक्चर्स के दौरान ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की जानिब निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में हमेशा वो दाखिल होती हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूँ तो पॉजिटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी कि ये बाहर की जानिब निकल रही हैं, और नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी कि ये अंदर की जानिब दाखिल हो रही हैं। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब बनाऊं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दाखिल हो रही होंगी कि पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव के अंदर दाखिल हो रही हैं। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अबूर कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर से गुजर रही हैं। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलहदा से गुजर रही है, ये फील्ड लाइन अलहदा से गुजर रही है। तो हर फील्ड लाइन एक दूसरे से अलहदा से गुजर रही है, कहीं पे भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि कहीं पे भी वो एक दूसरे को अबूर नहीं कर रही। ये तो हो गया चार्जेस का हवाला। लेकिन अगर आप प्लेट्स की सूरत में देखें कि हमारे पास 2 पैरेलल प्लेटें पड़ी हुई हैं, एक पे चार्ज है पॉजिटिव और उसके थोड़े फासले पे पड़ी हुई है एक प्लेट के जिस पे चार्ज है नेगेटिव। तो हमने देखा था कि इस किस्म की अरेंजमेंट में, इस किस्म की तरतीब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं वो कुछ इस तरह से पैदा होती हैं
कि वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में दाखिल हो जाती हैं, और जहाँ पे कमज़ोर फील्ड होगी वहाँ पे ये कुछ इस तरह से मुड़ के अंदर दाखिल होंगी। तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के बनाने का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे को अबूर नहीं कर रही। तो एक दूसरे को अबूर कर सकती हैं, ये वाला जो इंतखाब है ये गलत हो गया। एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अगले दो इंतखाबात भी पढ़ लें। ज़्यादा फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करते हैं, अबूर नहीं कर सकती जी। कम फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं तो अबूर कर ही नहीं सकती। तो सिर्फ एक ही इंतखाब बचा और वो है जुज़ बे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती। और ये याद रखिएगा कि जैसे मर्जी हालात हों, जिस जगह मर्जी चले जाएं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को अबूर नहीं करेंगी। चलें बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात वाले हिस्से के आखिरी सवाल की जानिब, जो कि है सवाल नंबर 11। उसमें उसने पूछा है कि कैपेसिटेंस की तारीफ इस तरह की जाती है। इसके लिए हमें तसव्वुरात दोहराने पड़ेंगे कैपेसिटर के। हमने देखा था कि अगर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता चला जाऊं तो उस कैपेसिटर की प्लेटों पे स्टोर होने वाला चार्ज भी बढ़ता चला जाता है, जिसको हमने कहा था कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पोटेंशियल के। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करूं तो एक बराबर का साइन आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे मैं यहाँ पे C लिख रहा हूँ और V वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे जो C है इसको नाम दिया जाता है इस कैपेसिटेंस का। अब हमने कैपेसिटेंस की तारीफ करनी है तो C के लिए मैं ताल्लुक बना लूँगा। C का ताल्लुक बनेगा C बराबर है V, C के साथ ज़रब खा रहा है, जैसे ही मसावात की दूसरी जानिब जाएगा तो ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये तारीफ बन गई हमारे पास कैपेसिटेंस की। अब देखते हैं कि दिए गए इंतखाबात में से कौन सा जवाब इसके बराबर है। पहला जुज़ है VC, तो C तो हमने मालूम करना है, तो ये कहाँ से आ गया, ये तो गलत हो गया। Q बटा V ठीक लग रहा है, तो क्यों ना अगले भी इंतखाबात पढ़ लिए जाएं। QV नहीं जी, Q बटा V है, QV नहीं है। V बटा Q नहीं जी, Q बटा V है। तो हमारे पास एक ही जुज़ बचा जो कि है जुज़ बे, और इसको हम ठीक तसव्वुर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कसीरुल इंतखाबी सवालात सारे के सारे हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको समझ भी लिया है, इनके नोट्स भी बना लिए हैं। चलें अब अगर कसीरुल इंतखाबी सवालात आपने समझ लिए हैं जी, तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात बढ़ते हैं अगली मंजिल की जानिब, जो कि है सवालात का अयादा। इस हिस्से के पहले सवाल से आज आगाज़ करेंगे। पहले सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि आप एक सादा तजर्बे से कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो अक़साम हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल आगाज़ में कुछ सरगर्मियाँ की थी, यानी कि कुछ तजर्बात से ये बात साबित की थी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो अक़साम हैं। उसको समझने के लिए, उसका अयादा करने के लिए चलें उसको दोबारा से देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक प्लास्टिक रोड है और उस प्लास्टिक के रोड को जब मैं बालों के साथ रगड़ता हूँ तो बालों के साथ रगड़ने से मेरे बालों पे मौजूद जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बालों की सतह से बहुत कमज़ोर फोर्स के साथ चिपके हुए हैं, जैसे ही प्लास्टिक का रोड उससे आके रगड़ खाएगा तो प्लास्टिक के रोड के रगड़ खाने से वो बालों की सतह पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस प्लास्टिक के रोड की जानिब मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे प्लास्टिक के रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इस नेगेटिव तौर पे चार्ज किए गए मैं प्लास्टिक के रोड को किसी एक फिक्स स्पॉट के साथ बांध दूं, फ़र्ज़ करें ये एक फिक्स स्पॉट है और इस फिक्स स्पॉट के साथ मैंने उस प्लास्टिक रोड को बांध दिया है कि जिसके ऊपर अब की बार नेगेटिव चार्ज है। अब मैं एक और प्लास्टिक रोड लूं और उसे भी एक जैसे हालात के अंदर रगड़ पैदा करूं, यानी कि उस प्लास्टिक रोड को भी बालों के साथ रगड़ूं। तो चूंकि हालात एक जैसे हैं, बालों की सतह पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक बार फिर से प्लास्टिक के रोड की जानिब मुंतकिल होंगे, जिससे प्लास्टिक के रोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब जैसे ही मैं उस दूसरे प्लास्टिक के रोड को इस पहले प्लास्टिक के रोड के करीब लेके आऊंगा। फर्ज करें कि ये प्लास्टिक का रोड A है और ये प्लास्टिक का जो रोड है ये B है। दोनों पे
नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज यानी कि एक किस्म का चार्ज है, और हम जानते हैं कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो रॉड है जिसे हमने लटकाया है, इसके अंदर एक घुमाव पैदा हो जाएगा और घुमाव ये बात साबित करेगा कि ये रोड ए इस रोड बी से दफा हो रहा है। लेकिन अब दूसरा केस लें कि हम आपकी बात थोड़े से हालात तब्दील कर लेते हैं। हालात इस तरह से तब्दील किए कि पहले जो रोड ए था वो नेगेटिवली तौर पे चार्ज था। फर्ज करें कि ये एक फिक्स पोर्ट है और इस रोड को मैंने नेगेटिव तौर पे चार्ज करके इस फिक्स पोर्ट के साथ लटका दिया है। अब मैं दूसरा रॉड लेता हूं, लेकिन अब की बार वो जो दूसरा रोड है वो प्लास्टिक का नहीं बल्कि शीशे का है, और उस शीशे के रोड को मैंने रगड़ा है रेशमी धागे के साथ। अब चूंकि रेशमी धागा और ग्लास ये कुछ अलग मटेरियल हो गए, बाल और प्लास्टिक का रोड ये अलग मटेरियल हो गए, इसके लिए अलग हालात हैं, इसके लिए अलग हालात हैं। तो अब की बार शीशे के रोड पे जो चार्ज आएगा वो इस नेगेटिव से अलग होगा। अब अगर नेगेटिव से अलग होगा तो फर्ज करें कि ये जो शीशे का रोड अब मैं बना रहा हूं, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, इसको ए का नाम दे दिया, और आप जैसे ही शीशे के रोड को इस ए के पास लेके जाएंगे तो दोनों इस एक दूसरे को अपनी जानिब खींचना शुरू कर देंगे। तो इससे ये बात तो तय हो गई कि जब मुख्तलिफ अजसाम को रगड़ेंगे तो रगड़ने से दो किस्म के चार्जेस पैदा होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, नंबर दो पॉजिटिव चार्ज। और फिर यह देखा हमने कि जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को दफा करते हैं और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो चलें क्यों ना हम इसका जवाब लफ्ज़ों की सूरत में दे दें। हमने पहला जो पॉइंट लिखना है, पहले पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि रगड़ दो मुख्तलिफ अजसाम में मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस को पैदा करती है। अब चूंकि दो मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस आ गए हैं और अगर ये चार्जेस मुख्तलिफ हैं तो क्या होगा, मुखालिफ किस्म के चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, और अगर दोनों अजसाम पे चार्ज आया लेकिन चार्ज इस तरह से आया कि हालात एक जैसे थे, चार्ज भी एक जैसा आया, तो हम कहेंगे एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं। तो इस सादे से तजर्बे से हमने ये बात साबित कर दी कि चार्ज वाकईतन दो किस्म के होते हैं। अगर तो एक किस्म के होंगे तो दोनों दफा करेंगे, और अगर मुखालिफ किस्म के होंगे तो एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में सीख लिया है और समझ भी लिया है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, हमने आज मशक की पहली मंजिल को अबूर कर लिया है। सारे के सारे कसीरुल इंतखाबी सवालात हमने हल करना सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम कसीरुल इंतखाबी सवालात की आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई है। आपके जितने भी शुकूक व शुबहात हैं वो भी ख़त्म हो गए होंगे, आपके जितने तसव्वुरात हैं मज़ीद वाज़िया हो गए होंगे। अब मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, आपको नसीहत करूँगा कि इन तमाम सवालात के आपने नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि जितने मैंने पॉइंट्स अलग अलग करके बताए हैं, एक MCQ के, एक कसीरुल इंतखाबी सवाल के, वो आपने सारे के सारे लिख लेने हैं, ताकि जब भी आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करने लगें तो आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स याद आ जाएं, दोबारा उनका इयादा हो जाए। साथ ही साथ हमने सवालात का इयादा इस हिस्से को भी शुरू कर दिया है। इसका सवाल नंबर 13.1 इसको भी हल कर लिया है। मज़ीद बकिया सवालात हम सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।